अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। ये है तहरीक अदम एतमाद का रिपोर्ट कार्ड। जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी हलचल मचा रही हैं। तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में ही एक खत जिससे मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया कि एक बैरूनी साजिश हो सकती है उनकी हुकूमत को गिराने के लिए, उससे मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सफ़ीरों को बुलाया, सहाफ़ियों को बुलाया और कुछ डिटेल्स शेयर की। ये ख़त तो नहीं दिखाया, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद थे सहाफ़ी, उनको बताया गया कि इस खत में क्या वो चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ये समझती है कि ये एक साजिश है और ये अपोजिशन की साजिश है जो तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ आ रही है। अब कहते हैं कि जी ये ख़त है, पाकिस्तानी सफ़ीर ने लिखा है, किसी मुल्क की तरफ से ख़त नहीं है। एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस या रिजर्वेशंस, तहफ़्फ़ुज़ात कहें, वो शामिल की गई हैं। हुकूमत के मुताबिक धमकी आमेज ज़बान इस्तेमाल की गई है इसमें, और अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती तो थिंग्स विल बी टफ। शहजाद इकबाल साहब ने यह बताया है आपसे कुछ देर पहले। ये कहा गया है इस खत में। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड्स, यानी अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो फिर एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के तनाजुर में ये कहा गया है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बायलेटरल रिलेशंस यानी दो तरफा ताल्लुकात की नौइयत क्या होती है वो देखेंगे, ये भी इस खत में कहा गया है। और ये भी ऑब्जर्वेशन की गई है कि शायद जिस मीटिंग की ये बात कर रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि यूक्रेन रशिया की जो से मुतालिक जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा, उससे भी शायद कुछ खुश नहीं है। इसके साथ साथ एक तरफ ये खत जिसको हुकूमत कहती है कि एक साजिश है, दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि आज 196 अरकान कौमी असम्बली हैं जो कि अपोजिशन ने एक तकरीब रखी है, एक डिनर रखा है जिसमें शरीक हैं हुकूमत के खिलाफ। अब देखना ये होगा, आज जो MQM ने भी ऐलान किया है कि वो हुकूमत के खिलाफ है और अपोजिशन का इत्तेहाद के साथ हैं, तो ये चीज़ किस तरह से टर्न आउट करती है। और जो इमरान खान ये खत सामने लेकर आए हैं, तो क्या ये जो अदम एतमाद के सिलसिले में हुकूमत के लिए किस तरह से सूदमंद साबित हो सकती है, या क्या इस खत को देखकर वज़ीर आज़म अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद खत्म कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। आज पैनल पर हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, सोहेल वड़ाइच साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहिबा और अथर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गो कि मेरे पास अथर और शहजाद के लिए बड़े सवालात हैं जो इस मीटिंग में भी मौजूद थे। लेकिन महमल, सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहूंगी इसके ऊपर। क्या आपकी इनिशियल ऑब्जर्वेशंस हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि ये समझते हैं और उनकी हुकूमत ये समझती है कि ये जो ख़त है ये एक साजिश है उनके खिलाफ, क्या इस तरह की जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं ये रूटीन की कॉन्वर्सेशन नहीं होती? क्या इसमें वाकई में कुछ ऐसा अंसर है कि वज़ीर आज़म अब पार्लियामेंट को, जैसे कि शहजाद अब से कुछ देर पहले भी बता रहे थे कि उन्होंने इन कैमरा सेशन बुलाने का फैसला किया है, तो इसके ऊपर वज़ीर आज़म के हक़ में सब आ जाएंगे? अलीना, पहले तो खैर मेरा ऑप्शन है कि नहीं, इस ख़त को सामने लाने से तहरीक अदम एतमाद जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। और जो आपने बात की, ये जो ख़त है ये एक हमारे ही सफ़ीर की तरफ से जिस तरह से बताया गया कि ये हमारा वो फीडबैक है, ये मुल्कों में, ममालिक में होता है। हमारे यहाँ जो सफ़ीर दूसरे ममालिक के हैं वो भी अपना फीडबैक देते होंगे जब हमारी इस तरह की मीटिंग्स उनकी होती होंगी, हमारे ऑफिशियल्स के साथ, हमारे फॉरेन ऑफिस के साथ वो फीडबैक भेजते होंगे। क्या उन ममालिक में से किसी ने ये कहा कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? अगर हमारे उनसे कोई डिफरेंसेस हों या हमारी उनसे किसी चीज़ पे नाराज़गी हो। शाह महमूद कुरैशी साहब सऊदी अरेबिया के ऊपर तो ऑन एयर जाके जिस तरह का बोले, तो क्या सल्तनत सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि हमारे खिलाफ साजिश करके निकाला जा रहा है? क्या जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि मोदी हुकूमत जब अगली आएगी तो फिर जो है कश्मीर के ऊपर या पाकिस्तान जो है वो पीस की तरफ बढ़ सकता है क्योंकि कांग्रेस एक वीक गवर्नमेंट होगी, तो उनके साथ शायद ये मामला, क्योंकि एक राइट विंग गवर्नमेंट को एज होता है, ये उन्होंने जिस तरह बात की थी, तो क्या उधर वो ये कहना शुरू कर दे कि मोदी को पाकिस्तान ने इलेक्ट कराया एक सोची समझी साजिश के तहत? ये इस तरह की चीजें जो है ऐसे नहीं करते। ये जो बात है, ये धमकी, नो कॉन्फिडेंस की भी जहां तक बात है, मैं कामरान शाहिद साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि 11 फरवरी से तो हमें पता था कि नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपके ख्याल में क्या बाकियों को, ये सारे ऑपोजिशन की पूरी मीटिंग थी फरवरी के अंदर हुई थी, तो ये बात कहना कि नो कॉन्फिडेंस जो है उसका कैसे उनको पता चल गया? बड़ी दफा यहाँ पर बैठ के कह चुके थे कि कुछ पक रहा है।
अलीना, हम 2-3 महीनों से बातें सुन रहे थे। फरवरी के अंदर जब मुलाकातें शुरू हुई तो वो आने की बात नहीं होती, बात ये होती है कि क्या इस खत के अंदर ये कहा गया कि हम ऑपोजिशन से नो कॉन्फिडेंस करा रहे हैं, क्या ये कहा गया कि ऑपोजिशन को हम पैसे दे रहे हैं, क्या ये कहा गया कि हम किसी साजिश में मुलव्वस है, हम ही चाहते हैं कि यह हुकूमत जो है वो गिर जाए। ये जो इस तरह की बातें जब करते हैं तो देखिए, इससे एक आप डिप्लोमेटिक ब्लंडर करते हैं। आप अगर बहुत सारे इस वक्त फॉरेन ऑफिस के लोगों से, सफीरों से जो हमारे पुराने भी रह चुके, अगर आप उनसे इस वक्त बात करें, वो कह रहे हैं कि ये इस तरह की चीज सामने लाकर इसको इस तरह की कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी ये दिखाकर बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। ये इक्तदार बचाने के लिए अगर इस तरह के फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर करने की तरफ अगर जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि अगली दफा डिप्लोमेट बात कैसे करेंगे, हमारे डिप्लोमेट्स को कौन बुलाएगा? उस मीटिंग में मौजूद थे महमल जी, ठीक है, बड़ा अहम नुक्ता है आपका, और अथर वहां पर मौजूद थे जहां पर ये सारी बातें हो रही थी। जरा अथर से पूछते, अथर, वजीर आजम क्यों ये यकीन है उनको कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ये उनके खिलाफ हो रही है और ये इतनी शदीद है कि ये ऑपोजिशन से मिल के साजिश हुई है और उसके नतीजे में एक ये मामूल की कॉन्वर्सेशन नहीं थी? देखिए, बिल्कुल गैर मामूली कन्वर्सेशन थी। मैं वहाँ पे मौजूद था। वज़ीर आज़म ने तफसीलन इस हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के साथ साथ वहाँ पे असद उमर साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए हुए थे। उन्होंने भी बताया, देखें ये कोई आम किस्म की कम्युनिकेशन नहीं थी कि जहाँ पे सफारती सतह के ऊपर आप एक दूसरे से कोई चीज़ें या आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। बाकायदा उस कम्युनिकेशन के अंदर रजीम चेंज, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली का जिक्र आया। ये कौन से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक किसी भी हुकूमत के अंदर, मुल्क के अंदर हुकूमत की तब्दीली के हवाले से आप गुफ्तगू करते हैं? वहाँ पे ये तासुर दिया गया उस गुफ्तगू के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर को कि अगर इमरान खान की हुकूमत रही तो आपके और हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। उनसे जब कहा गया कि हमारे तो आपसे बातचीत चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की सतह के ऊपर बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा यह फ़ैसला अब हम तहरीक अदम एतमाद के बाद करेंगे कि क्या हमने आपसे किस किस्म के ताल्लुकात रखने। और साथ उसमें यह भी कहा गया कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होगा। तो ये कोई आम गुफ्तगू नहीं है जिसका हम यहाँ पे अगर ये कहें कि जी डिप्लोमेटिक सर्कल्स थे वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो बाकायदा इमरान खान साहब का, रूस का और हुकूमत की तब्दीली का जिक्र हुआ और ये तासुर दिया गया उस गुफ्तगू के अंदर कि जो इमरान खान रूस गए थे वो उनका ज़ाती फ़ैसला था। उधर से आगे से उनको कन्वे किया गया ये ज़ाती फ़ैसला नहीं था, ये रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी थी। लेकिन दूसरी तरफ से बार बार ये कहा गया कि नहीं, इमरान खान का ये ज़ाती फ़ैसला था, उसके रहने से हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। अच्छा, हसन निसार साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्योंकि माजी में भी हमने देखा है बहुत से ऐसे खतूत, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स कभी लीक्स की शक्ल में, कभी किसी तरह से मंजर आम पर आते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि ये मामूल की कॉन्वर्सेशन नहीं है? जैसे महमल दलाइल दे रही थी कि बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन ये रूटीन की चीज़ है, इसके ऊपर ये मतलब नहीं है कि ये साजिश है। मुझे ज़ाती तौर पे ना अथर काज़मी साहब की ना बात में बहुत वज़न महसूस हो रहा है। और एक बात देखें आप, बेसिक सवाल जो आपका है कि वज़ीर आज़म अपने ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ख़त्म कर सकते हैं, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नतीजा अलीना इसका जो भी हो, तहरीक ख़त्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसकी मुख्तसर तरीन वजूहात ये हैं कि अदम एतमाद के पीछे बहुत लंबी कहानी, बेशुमार वजूहात हैं जिनमें उड़ते हुए तीरों से लेके खुद अपने पाँव पे मारी गई कुल्हाड़ियाँ भी शामिल हैं। ये जिस तरफ अभी अतर इशारा कर रहे थे वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी है। ये कुछ कबायली जंग हो रही है, ये इस तरह नहीं होता, ये ज़बान भी इस तरह नहीं इस्तेमाल होती। ये तो कारोबारी लोग नहीं करते इस तरह की टर्म्स, कारोबारी लोग अपने मुज़ाकरात में कारोबार के मामले में इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, एक वजह ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद की भी है। इस तहरीके अदम एतमाद के पीछे इमरान खान की ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी जो बाज़-औक़ात हिमाकत को छू रही होती है वो भी उसमें मौजूद है। फिर एहतसाब का खौफ और इक़्तिदार की हवस, बेशुमार अहम फैक्टर्स हैं और बहुत लंबी फहरिस्त है। एंड प्लीज़ लेट मी रिपीट कि ये जो बात अभी अतर साहब ने की है, लोग कर रहे थे पहले भी, ये बड़के मारने का ये मतलब को फुटपाथियों की जंग तो नहीं हो रही यार। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड।
आप चले जा रहे हो और फिर उस पर आप अजीबो गरीब तरह का स्टांस भी, देयर आर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ये रशिया के साथ इस स्टेज पे और फिर एब्सोल्युटली नॉट, ये लबो लहजार गुलाम नहीं है फलाना। वो पहले अपने पैकरे खाकी में जां पैदा करो। इकबाल के हवाले तो बहुत देते हो, पहले समझ तो लो। सर वैसे मेरा ख्याल है अथर ये नहीं कह रहे, हाँ पोलियो ज़दा बंदा मेरा ख्याल है वैसे अथर ये नहीं कह रहे थे सर, अथर का ये मतलब नहीं था। नहीं, मैंने तो कह रहे हैं अतर का जो हवाला दिया है वो और है भाई, बिलीव करते के सर। हाँ अतर का यही मतलब था कि जो कुछ ये इस तरह के खैर, दैट इज द वे आई हैव अंडरस्टूड। चलो यूं कह लो, मैं जो बात कर रहा हूं, जो इकबाल ने कहा ना, पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करो। एक पोलियो ज़दा आदमी एक रेसलर के साथ छेड़छाड़, दैट इज नॉट द वे। भुट्टो का भी यही प्रॉब्लम था। ये पॉपुलैरिटी का ख्याल इन्हें पागल कर देता है, तो उसकी ये कीमतें हैं जो देनी पड़ेंगी। बहरहाल तहरीक अदम एतमाद के रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये नहीं रुकेगी। ये खदशा कोई मैटर नहीं करता इसमें, वो बड़े स्टेक्स हैं इन लोगों अच्छा, के। हसन निसार साहब पहले कहते थे कि ऑपोजिशन की बहुत ही बड़ी बेवकूफी है इसके खिलाफ कैंपेन कि तहरीक अदम एतमाद लेके आए हैं। आज हसन साहब कह रहे हैं कि ये रुकने वाली नहीं है। हसन साहब एक चीज मुझे जरा क्लियर कर दें, आप ही कह रहे हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी है, अथर ने तो ये कहा है कि नहीं रुकने वाली तो नहीं, नहीं आपने पहला जुमला नहीं सुना ना ना ना, आप इस खत का हवाला देके कह रहे हैं ना कि वजीर आजम ने इसे सामने लेके, जो भी हो अच्छा तहरीक नहीं रुकेगी। ओ भाई रिवाइंड करके देखो आप, मेरा जुमला क्या है, मेरे सामने लिखा हुआ है कि नतीजा जो भी हो तहरीक खत्म होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके बहरहाल अच्छा अथर आप, अच्छा हसन निसार साहब ने जो बात की अथर, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। ये भी बताएं, आप वहां पर मौजूद थे, वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? अभी फैसल जावेद खान साहब ने तो आके बड़ी बात की है और उन्होंने कहा है कि जी हम कामयाब होंगे, अभी बड़े दिन बाकी हैं। वजीर आजम इस खत से मुताल्लिक, आगे चीज़ों से मुताल्लिक क्या कहते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म की जो बॉडी लैंग्वेज थी आज सरप्राइजिंगली वो बहुत ज़्यादा काम थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, आराम से बातचीत कर रहे थे। जो उन्होंने 27 तारीख को जलसा किया था उसमें मुझे वो थोड़े से टेंस नज़र आए थे, लेकिन आज सरप्राइजिंगली बिल्कुल अशाश बशाश थे। और उनका बुनियादी मकसद ये था कि ये इस खत के जो कॉन्टेंट्स हैं उसको आगे तक पहुंचाया जाए। और उसके हवाले से ऑब्वियसली उन्होंने लीगल एडवाइस वगैरह भी ली थी। अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पे पहले हमारे से मीटिंग होने से पहले उनसे भी उन्होंने गुफ्तगू की। और फिर ये जो ख़त है इस हवाले से असद उमर साहब ने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए थे, वो पॉइंट्स हमें बताए गए कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। और एक दो चीज़ें और जो उन्होंने जिक्र की, इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया कि बड़ी इंसल्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, थ्रेटनिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। और बार बार जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये तासुर दिया गया कि एक शख्स मसला है, इमरान खान मसला है, वो मसला है, उसकी वजह से ये रशिया वाला मसला भी हुआ, रूस का जिक्र बार बार वहां पे आया। और बुनियादी तौर पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हसन साहब इस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे थे कि जो सुपर पावर से पंगा लिया है। ओके ओके सुहेल साहब, तो आप सुहेल साहब आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में? ये जो मेरे दो एनालिस्ट कह रहे हैं कि सुपर पावर से पंगा लिया है, मुबैना तौर पर अमेरिका, गो के ख़त के पीछे पता नहीं है कौन है क्या है, लेकिन उनसे पंगा लिया इसलिए खान साहब के साथ हो रहा है। देखिए, दो बातें हैं। पहली तो बात यह है कि अगर इस खत पर यकीन करना है और इस खत को सीरियसली लेना है तो फिर आपको इस मुल्क की जो आधी आबादी है उसको गद्दार करार देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इस खत से जो तासुर मिलता है वो ये है कि लंदन में बैठा हुआ एक शख्स जो है उसने साजिश शुरू की, उसके बाद की एक बड़ी ताकत ने पैसे दिए और उसके नतीजे में अपोजिशन जो है वो सरगर्म हुई, अपोजिशन ने पैसे बांटे और इस तरह से ये तहरीक अदम एतमाद जो है बनी है। अगर इस सारी थ्योरी पे यकीन किया जाए और तो इसका मतलब तो ये है कि आधा मुल्क ही गद्दार है, अपोजिशन ही सारी गद्दार है, अपोजिशन के सारे लोग ही गद्दार है, सारे बाहर से मिले हुए हैं, सारे पैसे ले रहे हैं। तो ये तो थ्योरी मेरा ख्याल है कि ये एक मकाना सी थ्योरी है, इस पे यकीन करना मैं तो यकीन नहीं करता, नंबर वन। नंबर टू बात यह है, मैं हसन निसार साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि भाई कहाँ पिद्दी का शोरबा, भाई कहाँ आप अमेरिका से जाकर मुकाबला करने लगे हैं, ना आप पहलवान है, ना आप आपकी इस्तात है,
ना आपकी पॉलिसियां ऐसी हैं, ना आपकी रियासत में इतनी ताकत है, ना आपके माली हालात ऐसे हैं, ना आपके इक्तिसादी कुव्वत ऐसी है, तो आप कैसे दुनिया का मुकाबला करने चल पड़े हैं? अमेरिका को धमकियां दे रहे हैं, अमेरिका को साजिशों का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, रूस और अमेरिका के मामलात में पड़ रहे हैं। तो आप इतनी बड़ी ताकत ही नहीं है, इतनी बड़ी शख्सियत ही नहीं है, तो ये बिल्कुल बिला वजह खामखा अपने आप को इतना बड़ा बनाना है जो जितने के वो बड़े हैं नहीं। अच्छा, लेकिन महमल अलीना, एक क्या छोटी सी मैं एक चीज ऐड कर दूं? सॉरी महमल, जी जी अथर। हाँ, इसमें एक तो बात यह है कि उस मीटिंग के दौरान एक दफ़ा भी अमेरिका का जिक्र किसी भी हुकूमती रुकन ने या वज़ीर आज़म साहब ने नहीं किया। उन्होंने एक मुल्क का जिक्र वो करते रहे, अमेरिका का कहीं पे भी जिक्र नहीं आया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये जो अब खत है ये पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, इन कैमरा सेशन के अंदर, तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इसको देख सकेंगे। तो ये मैंने कहा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, ये खत शेयर किया जाएगा या फिर जिस तरह मफहूम इसका आज असद उमर साहब ने बताया आप लोगों को वो होगा? वो यही कह रहे थे कि मफहूम होगा। ऑब्वियसली खत जो है वो सीक्रेट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, पर इस हवाले से भी कानूनी एडवाइस ली जाएगी। हाँ। अगर अटॉर्नी जनरल साहब ने या किसी ने इस तरह की कानूनी एडवाइस दी कि ये दिखाया जा सकता है, फिर तो दिखाया जाएगा। अदरवाइज वही जिस तरह उन्होंने ब्रीफिंग दी, जो मफहूम बताया, फिर वो शायद वो मफहूम दिखाया जाए। लेकिन महमल, क्या आपको लगता है कि इन कैमरा सेशन में ठीक है कानूनी मामला तो एक तरफ, लेकिन खत ना दिखाया जाना, मफहूम इस तरह से बताया जाना, सही तरह से शायद कम्युनिकेट ना हो पाए? अलीना, वो तो देखिए हुकूमत जाहिर बात है अपने कवानीन और हर चीज़ देख कर ही बात करेगी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ इस हुकूमत से कि ये किस किस्म की आलमी साजिश है? क्या उस्मान बुज़दार को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला लगाना एक आलमी साजिश थी? क्योंकि उसकी वजह से वो भी एक बहुत बड़ा आपका सियासी ब्लंडर था जिसकी वजह से आपने सफ़र किया। क्या 3 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील करना आलमी साजिश थी आपके खिलाफ? क्या नैब और FIA के जरिए अपने अपोनेंट्स को ब्लैकमेल करना, जेल में डालना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने लोगों को, अपने अराकीन के साथ भी इस तरह उनको ट्रीट करना, एटीट्यूड दिखाना जिस किस्म के उनके साथ किया है, क्या वो आलमी साजिश थी जिसकी वजह से मुनर्रिफ हुए हैं? क्या ये आलमी साजिश थी कि जिसकी वजह से इत्तेहादी आपसे नाराज हो गए? क्या आपकी गवर्नेंस, आपकी डिलीवरी, आपकी इकोनॉमी पे परफॉर्मेंस, आलमी की माजरत? एक चीज अलीना, सिर्फ एक चीज, कता कलामी की माजरत। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। एक तरफ तो हुकूमत ने ये जो लेटर गेट का मामला है इससे मुतल्लिक कुछ तफसीलात शेयर की हैं, दूसरी जानिब एक इन कैमरा इजलास बुलाने का भी इरादा रखती है। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब भी यही कह रहे थे और कहते हैं कि बड़े हम कॉन्फिडेंट हैं, ना वज़ीर आज़म से किसी ने इस्तीफ़ा मांगा है, ना वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देंगे, हर बॉल दिलचस्प होगी। अथर, आप आज मिले भी, ये जो फैसल जावेद साहब ने भी कहा कि 100% वज़ीर आज़म कामयाब होंगे, फवाद चौधरी साहब भी बड़े दिनों बाद हमें ज़रा रिलैक्स नज़र आए, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से इतना पुरएतमाद है हुकूमत अभी भी? जबकि हम MQM सबसे बड़ा इत्तेहादी, उसको हमने देखा आज अपोजिशन के साथ जाके मिल गई, फिर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मुनहरिफ अराकीन की वो भी कुछ अच्छी नहीं। देखिए, ना सिर्फ वज़ीर आज़म से मिलने से पहले 1-2 वज़रा से भी मुलाकातें हुई, तो एक वज़ीर ने तो बाकायदा हमारे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई। उन्होंने कहा नोट कर लें, हम ये जीतने जा रहे हैं, अगर नहीं जीते हम तो आप बाद में ये वीडियोस चला के बेशक मेरा मजाक उड़ाइएगा। तो इस हद तक वो कॉन्फिडेंट हैं। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, खान साहब से ये पूछा भी गया वहाँ पे क्या आप इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, इस हवाले से ख़बरें आ रही हैं, तो खान साहब ने कहा जो ये बात कर रहा है वो मुझे जानता ही नहीं है, आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक हम मैच खेलेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, जो कुछ भी होगा वो मैदान के अंदर होगा। तो ये तो बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी यही बता रही थी। और आज की जो सारी उन्होंने ये मीटिंग की उसमें भी उन्होंने यही तासुर देने की कोशिश की कि उनकी टीम वहाँ पे मौजूद है, इसलिए कि इस मीटिंग के अंदर खान साहब के अलावा, जैसा मैंने आपको बताया कि वज़ीर दिफा भी मौजूद थे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी मौजूद थे। अच्छा, कोई रन्स भी तो बनाने पड़ेंगे ना उसके लिए, तो वो क्या ऐसी? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रन्स तो बनाने पड़ेंगे। वो ये कह रहे हैं कि अभी तो पावर प्ले है, अभी आगे और भी प्ले चलना है, अभी कुछ दिन बाकी हैं, आप देखें। उन्होंने कहा फैसला उस दिन होगा जिस दिन पार्लियामेंट में वोट पड़ेंगे, उससे पहले हम कॉन्फिडेंट हैं
कि हम ये जीत जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने तो यही कहना है, उनकी तरफ से इसी किस्म के इशारे आने, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि MQM के जाने से यकीनन उनके नंबर्स में फ़र्क पड़ेगा और अब उनके लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सुहेल साहब, ये जो वज़ीर आज़म कहते हैं अभी तो पावर प्ले, अभी देखें क्या पावर प्ले में ऐसी शॉट्स होंगी वज़ीर आज़म के पास जो आपको लगता है कि उनकी फेवर में सारी गेम टर्न हो जाएगी? इतनी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं वो इतनी जल्दी जल्दी? ये जो 1 लाख लोगों की बात भी की है उन्होंने, जिस दिन वोटिंग होगी सामने होगा, उस बाहर मजमा लगने से अंदर वोटिंग पर क्या असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि ये तो हारी हुई गेम जो है उसके खिलाड़ी की तरह की बातें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास नंबर गेम अब बाकी रह गई है। इत्तेहादी चले गए, अभी मुनर्रफ अरकान जो है उनकी गिनती शुमार नहीं हुई और उसके बावजूद उसके बगैर ही इत्तेहादियों के साथ मिलके पांसा पलट चुका है। अब तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए ग्रेसफुल एग्जिट तो ये है कि वो इस्तीफा दे दें। दूसरी ये है कि आके तकरीर करें ग्रेसफुली और आके वहाँ पे पार्लियामान में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। इसके अलावा कोई उनके पास रास्ता नहीं रहे। हाँ, अब भी उनके वफाकी वज़रा का ये ख्याल है कि अभी भी कोई एस्टेब्लिशमेंट से उन्हें गैबी इमदाद जो है वो मिल सकती है और गैबी इमदाद मिल के अगले दिन तक वो, आज भी मेरी किसी से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि कल देखिएगा, कल तक सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासी पार्टियां इतनी जल्दी अब ये MQM इतनी जल्दी नहीं बदलने वाली, ना बाप बदलने वाली, ना शाहजेन भुगती, सबने सोच समझ कर फैसला किया है। और दूसरा ये है कि जो भी मुआहदा भी हो ना, बल्कि MQM ने खुद दरखास्त की कि मीडिया के सामने सिग्नेचर्स कराए जाए ताकि सनद भी हो। महमल, अब ये जो सुहेल साहब कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको लगता है अभी भी कुछ मदद आ सकती है? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये कि वो इस्तीफा क्यों दें। यहाँ पर तो आपने देखा है कि 64 लोग हों तो एंड पे 50 वोट निकल आते हैं, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ हो सकती है ना कि जिससे ये चीज़ें बदल सकती हैं। तो वो शायद उनको उसी चीज़ का, जिस तरह अभी सुहेल साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, शायद उनको उसी चीज़ का हो कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन मैं वैसे आलमी साजिशों पे फिर भी एक दफा लीना दोबारा वापस आना चाहती हूँ। पीका का कानून लाए पूरे मीडिया को, पूरे आज़ाद मीडिया को काबू करने के लिए, वो भी आलमी साजिश थी। सहाफ़ी जो पसंद, ये बैड जर्नलिस्ट के खिलाफ ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाते हैं, वो भी आलमी साजिश थी। खवातीन सहाफ़ियों को जिस तरह से ऑनलाइन टारगेट हरासमेंट करते हैं, वो भी आलमी साजिश थी। और आखिरी बात, ये बहुत ही गलत और तशवीशनाक और डेंजरस नैरेटिव है कि आप कह रहे हैं कि पूरी पॉलिटिकल क्लास मेरे साथ आलमी साजिश में मुलव्विस है, पैसा चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, और जो लोग मेरे साथ है सिर्फ वही जो है वो हुब्बुल वतन है। ये मुहिब्बे वतनी के सर्टिफिकेट देना बंद करें, ये बहुत डेंजरस काम होता है। मजहब का इस्तेमाल भी ये सियासत में करते हैं, वो भी डेंजरस होता है। हमने देखा है ये वाले दोनों कार्ड बंद करें। ये ठीक है, पॉइंट नोटेड। महमल, जरा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और ये भी पूछते हैं, वजीर आजम ने तो आज एक खिताब करना था लेकिन मौखर क्यों कर दिया गया? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन निसार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले महमल ने एक लंबी सी लिस्ट गिनवाई आलमी साजिश की, जो साजिशें हुकूमत कहती रही है जिन जिन चीज़ों को अपने दौरे हुकूमत में 3 सालों में, 3.5 सालों में, ये हर चीज़ को एक आलमी साजिश बना देना, आपको क्या लगता है क्या ये कोई पैमाना है या फिर जो चीज़ समझना है उसको आलमी साजिश में डाल दो? देखें, मैंने आपके सवाल के जवाब में 3-4 लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे पहले कि बेशुमार वजूहात में उड़ते हुए तीर, खुद अपने पांव पे मारी हुई कुल्हाड़ियां और जरूरत से ज्यादा एतमाद। ये ऑलरेडी मैंशन्ड। महमल ने इन्हीं चीजों को बड़ी खूबसूरती से और तफसील से बयान कर दिया। मैं जरा सिंबॉलिक गुफ्तगू करता हूं। बिल्कुल ठीक कहा है महमल ने, 100%। यहां तक तो मैंने कहा है, सुहेल बड़ाई साहब ने भी उसका जिक्र किया है कि भाई अपनी औकात देखो, अपने मुंह के साइज के मुताबिक निवाला डालो। ये बात तो मैं कर चुका हूं। हर चीज में साजिश, एक तो ना दायरा इस्लाम से खारिज करना और गद्दार करार देना, पता नहीं हमारे डीएनए में, फिर आप थोड़ा मुस्कुराएं डीएनए पे, ये हमारे डीएनए में है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना और हर चीज में साजिश। कुछ नहीं कहा ना, मैं तो इसी के ऊपर इतना सा मुल्क आया। नहीं, मेरी बात सुने। एक छोटा सा माचिस की डिबिया जितना
मुल्क आके बड़े सगीर पे 1000 गुना से भी ज्यादा बड़े मुल्क पे काबिज होके ठोक के हुकूमत करते हैं। हम इतने बेशर्म और ढीठ हैं, उसको भी साजिश। वो क्या साजिश हो, तुम कर लो। साजिश ज़हीन आदमी करता है। सुहेल बड़ा ऐसा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बात पसंद आई है उनको, हैं? साजिश करते हैं ना वो, तुम मत्तू हो, तुम भंग पिए हो, तुम भी कर लो। ये रवैया ही गलत है, ये हारे हुए लोगों की हर चीज को साजिश बना देते हैं और फिर ये भी बता दें, ठीक है, और फिर ये भी बता देते हैं कि वज़ीर आज़म ने आज जो खिताब करना था वो क्यों मुअख्खर हुआ। देखिए वो मौखर इसलिए हुआ कि वो भी शायद कोई साजिश हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों हर चीज़ को साजिश बना दिया जाता है। मसला ये है कि कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको देख के आप तबसरा करते हैं, जिनको देख के आप अपनी राय का इजहार करते हैं। अब जो उस खत के अंदर, उस मरासले के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो लैंग्वेज आम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है। अब हमारे जो अपने मसाइल हैं, हम कितने ताकतवर हैं, कितने कमज़ोर हैं, उससे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन दूसरी जानिब से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो भी एक गैर मामूली लैंग्वेज है। तो यकीनन किसी ना किसी को तो इमरान खान से मसला है। दूसरी बात यह है कि मजहब कार्ड के ऊपर बात होती है बहुत ज्यादा, खान साहब जल्दी से चाहूंगी क्विकली अपनी बात खत्म कर ले, जल्दी अपनी बात खत्म कर लो। हाँ जी जी, मसला ये है कि मजहब का जिक्र करना मजहब कार्ड नहीं होता। मजहब कार्ड वो होता है जब कहा जाए कि ये हुकूमत मुनकरों की हुकूमत है, इसको खत्म करना हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान पे फर्ज है। वहां पे तो मजहब कार्ड किसी को नहीं नजर। ओके, आपका पॉइंट आ गया। का जो है वो मौलाना गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजल के ऊपर मौलाना फजल रहमान ने जो स्पीच की थी, शायद उस दिन अगर आप ट्रांसमिशन देख रहे थे तो आपको पता चलता कि एक एक शख्स ने उसको कंडेम किया था। हम तो हमेशा मौलाना जब इस तरह का गलत मजहब कार्ड इस्तेमाल करते तो उनको कंडेम करते, कभी किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी करेगा, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कोई भी हो, तो फिर वही तो आपका अगला चेहरा है, वही तो नहीं, तो मेरा तो अगला चेहरा नहीं है ना। लेकिन बात यह है कि मैं यही कह रही, जो भी करेगा, जो भी, वो मौलाना फजलुर रहमान हो, वो कोई और, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, जो मर्जी हो, जो बात गलत है वो सबके लिए। ठीक है जी, आप दोनों का पॉइंट आ गया। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।